हेलो, जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र करवा आज आपको एक्सरसाइज 1.4 शुरू कराने वाला हूँ क्लास 9। हमने हमारे लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 अच्छे से कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसके अंदर हमें सीखने को मिलेगा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव मतलब आगे बढ़ते रहना और मैग्निफिकेशन मतलब हमें किसी चीज़ को आगे ब्रॉड वे में बड़ा करना। तो देखिए क्लास, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दैट इज 3.765 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। हमने अप टू क्लास 8 हमने यही रिप्रेजेंट किया था कि सर ये हमारे पास एक नंबर लाइन हुआ करती थी, इसे हम 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते। सर ये रहा -2, ये रहा मेरे पास 1 और ये रहा मेरे पास 3। लेकिन अब सवाल आ रहा है कि सर 3.765 हमने मैक्सिमम कितना कर रखा है? चलो सर ठीक है, हम इसे 1.5 मान लेते थे, हम इसके सेंटर पे उसे 2.5 मान लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार हमारे पास डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू है, 3.765। तो क्लास सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी मेथड है, बहुत ज़्यादा इजी है, इतना हेडेक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए हमें इसके अंदर क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है सर वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.7। तो 3.7 किसके बीच में एग्जिस्ट करेगी? 1 या 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, या फिर 3 और 4 के बीच में? आप खुद देखिए, मेरे पास 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, और 3 मेरे पास अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरे पास सबसे वैल्यू हमें क्या करना है? देखिए बेटा, मैं सबसे पहला इसका मैं ड्रॉ कर रहा हूं। मेरे पास वैल्यू रहेगी, ये मेरे पास नंबर लाइन है। आप ध्यान रखना, आपको नंबर लाइन स्केल की हेल्प से ड्रॉ करनी है। आपको नंबर लाइन स्केल की हेल्प से ही ड्रॉ करनी होगी। तो देखिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या मार्क करते हो? 0, उसके बाद मार्क करोगे 1, उसके बाद मार्क करोगे 2, उसके बाद मार्क करोगे 3, और उसके बाद मार्क करोगे 4, और यहाँ पे 5। एंड हियर इट विल हैव -1, -2, -3 और -4। एक बात का जो हमें ध्यान रखना है वो क्या बात होती है? आप जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करें, इन वैल्यूज के बीच में गैप इक्वल होना चाहिए। आप स्केल से अगर 1-1 सेंटीमीटर इनके बीच में गैप ले रहे हो तो 1-1 सेंटीमीटर का सबके बीच में होना चाहिए, और अगर 2 सेंटीमीटर का ले रहे हो तो 2-2 सेंटीमीटर का गैप सबके बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि सर मेरा 3.7, मैं अभी केवल किसकी बात कर रहा हूं? 3.7 किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा? 3 और 4 के बीच में। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक लाइन को ड्रॉ करूंगा और यहां पे एक लाइन को ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इस लाइन को मैं ऐसे एक्सपेंड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक्सपेंड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक्सपेंड कर रहा हूं, और यहां पे भी लाइन को एक्सपेंड कर रहा हूं। यहाँ पे बीच में आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है? नंबर लाइन। अब देखिए मेरे पास तो है बोर्ड, आपके पास होगी स्केल। मैं तो अपने मन से कितनी भी मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है? आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सर आप 10 सेंटीमीटर का गैप लें। कितना लें? 10 सेंटीमीटर का गैप ही लें, ये चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे लिखे 3 और यहाँ लिखे 4। कितना लें? 10 सेंटीमीटर का आपको गैप लेना है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, 10 सेंटीमीटर का आपने गैप लिया है तो हर सेंटीमीटर पे एक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और नेमिंग कीजिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 एंड 3.9। 3.10 मत कर देना, क्योंकि 3.10 हो जाएगा आपके, ये क्या हो जाएगा? 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है क्लास, अब आपने यहाँ तक कर लिया।
अब मैं कह रहा हूं वापस हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 3.7 के बाद आता है 6, 3.76, तो 3.76 हमारा किसके बीच में जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। 3.76 तो देखिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 ये रहा, और 3.8। तो अब आप खुद समझ जाना चाहिए कि सर अब जो मेरे नेक्स्ट एरोज आएंगे वो किसके बीच में आएंगे, 3.7 और 3.8 के बीच में। तब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको वापस एक्सपेंड करना है। क्या करेंगे हम, 3.7, और अगर 3.7 और 3.8 आपका थोड़ा सा कट हो जाता है तो उसके ऊपर वापस लिख लीजिए। अब आप इसको लाइन को वापस ज्वाइन कर दीजिए। मैंने आपको बताया था आपके पास पेंसिल है, स्केल है, तो आप कैसी ड्रॉ करना, 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ करना। कितनी ड्रॉ करना, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने इसको 3.7 कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया 3.8। अब आप खुद बताइए 3.7 के बाद क्या आएगा, 3.71। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स है, ये तो सबको पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके 10 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन विल माय 10। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 एंड 3.79। क्लास ये ध्यान रखना, ये लिखते वक्त आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करें सर, मेरे पास आ गया, मेरे पास क्वेश्चन था 3.765, मैंने पहले ध्यान दिया 3.7 पे, अब मैं ध्यान दूंगा 3.76 पे। आप ढूंढिए मेरे पास 3.76 कहाँ है सर, ये रहा, ध्यान से देखिए 3.76 ये रहा। तो मेरा नेक्स्ट किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने इसको ऐसे ओपन करके मैंने क्या किया, इसको वापस थोड़ा सा ड्रैग करके ओपन कर लिया। क्या किया मैंने, इसको थोड़ा और ओपन कर लिया, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, इसको वापस लाइन को ड्रॉन करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये मैंने वापस ज्वाइन कर लिया। आपको फिर पता है सर ये कितने सेंटीमीटर की लेनी है, ये हमें 10 सेंटीमीटर की लेनी है। ओके, अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखूंगा सर, यहाँ पे मुझे वैल्यू रखनी है 3.76 और यहाँ पे मुझे कौन सी वैल्यू रखनी है 3.77, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दी 3.77। तो मैंने 3.76 और 3.77 को मैंने एक्सपेंड कर दिया, मैंने इसका मैग्निफिकेशन कर दिया। तो यहाँ पे इसके अंदर वापस मेरे पास 10 लाइन आ जाएगी। ये 10 लाइन आप बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के साथ स्केल की हेल्प से करोगे, 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये कितना हो गया मेरे पास 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 एंड 3.769, ठीक है। तो आप देखिए 69 के बाद आपके पास आ जाएगा 70, ये मेरे पास यही वैल्यू रहेगी। अब देखिए मेरा आंसर क्या था 3.765। तो क्या आपको आपका आंसर अभी दिखाई दिया? यस, ध्यान से देखिए, हियर इज माय आंसर 3.765 हमें आंसर मिल गया। अब क्लास देखिए क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारी बुक के अंदर क्या दे रखा है यहाँ पे, अब मैं जो पोर्शन कर रहा हूँ वो आपको नहीं करना है। देखिए अब जो मैं पोर्शन कर रहा हूँ वो आपको नहीं करना है। देखिए क्या करना है, आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको एक मैग्निफिकेशन ग्लास का साइन दे रखा है। हमें यहाँ पे कोई ड्राइंग नहीं बनानी है, वी आर नॉट हियर फॉर द ड्राइंग। हमें यहाँ पे ऐसा कोई सिंबल नहीं बनाना है।
यहाँ पे भी आपको इसको मैग्नीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पहले ऊपर एक और आ जाएगा आपके यहाँ पे, ये आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की फ़ोटो नहीं बनानी है, ध्यान रखना आप लोग। ये बनाने से कुछ नहीं होना है, आपके और ज़्यादा गंदा लगेगा। तो आप बस सिंपल सा स्केल की हेल्प से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेके ड्रॉ करना। अगर आपने इक्वल डिस्टेंस नहीं लिए तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे गलती होने का कोई कारण नहीं है, जब तक आप खुद अपनी इच्छा से गलती ना करो। और इच्छा से गलती एग्जाम में तो कोई नहीं करना चाहेगा, बिकॉज वी आर इन क्लास 9। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। 2 पार्ट है, 2 पार्ट करेंगे तो आसानी से हमारे पास हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है? सेकंड पार्ट आ रहा है हमारे पास 4.26 बार। इसका मतलब क्या होता है? 4.26262626 डॉट 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 डॉट। तो सवाल आता है कि सर हमें इसे कहां तक लेके खींचना पड़ेगा, सर हमें इसे कितना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको राउंड ऑफ वाला मेथड आता है। सर कोई वैल्यू को कैसे राउंड करते हैं? जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया तो उसके बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थी। कितनी थी? 3 डिजिट्स, ठीक है। तो 4th डिजिट को कंसीडर करके आप 3rd डिजिट का राउंड ऑफ ले लीजिए। कैसे? ध्यान देना, मैं यहाँ लिखता हूँ 4.26। यहाँ पे मेरे पास 2 है, यहाँ पे क्या है? 2, और ये है 6। मैंने 4th डिजिट क्या मेरी 5 या 5 से ज़्यादा है? आप ध्यान दीजिए बेटा, डेसिमल के बाद मेरी 4th वैल्यू को देखिए, जो मेरा 6 है यहाँ पे। तो मेरा सवाल है, क्या ये 6 5 या 5 से ज़्यादा? ऑब्वियसली सर ये तो ज़्यादा ही है। तो मेरे को क्या करना है? मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वैल्यू का, ये वैल्यू मेरी 5 या 5 से ज़्यादा है, इक्विवेलेंट या 5 से ज़्यादा है। ये वैल्यू मेरी 5 से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को मैं किस में लिख दूंगा? 3। ये मेरी एक ज़्यादा हो जाएगी, तो मेरी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई? 4.263। तो अब मैं किसे ड्रॉ करूँगा? 4.263, ठीक है। अब थोड़ा सा पेशेंस के साथ, स्केल के साथ, अगर आपने ये स्केल से ड्रॉ नहीं किया तो गलती हो जाएगी, मार्क्स वहीं पे कटेंगे। अदरवाइज अगर ये 3 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, तो आपके मार्क्स पूरे हैं, और ये मेरी गारंटी है। देखिए यहाँ पे क्या रह जाएगा, मेरे को सबसे पहले 4 पॉइंट, तो 4 कहाँ पे आएगा? ये मैंने लिखा, ये मेरी नंबर लाइन, ये मेरी नंबर लाइन है। यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया 0, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, -1, -2, -3, ठीक है बेटा। ये इस तरह से आगे एक्सटेंड चलती रहेगी, इस तरफ भी एक्सटेंड। तो सबसे पहले मेरे पास आता है सर 4.26, तो पहले 4 कहाँ है उसे ढूंढिए। सर ये रहा मेरा 4, ये रहा मेरा 4, तो 4 पे यहाँ पे एरो कीजिए और एक लाइन ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब इस लाइन को आपको पता है कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, आपको इसे 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना है, यानी 9 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये चीज़ ध्यान रखना, जब आपको 10 इक्वल पार्ट्स करने होते हैं तो आपको 9 इक्वलेंट लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, और ये जो सारा काम आप कर रहे हो ये आपको किसकी हेल्प से करना है? स्केल की हेल्प से। अगर किसी ने हाथ से बिना समझे सोचे स्केल के बिना ड्रॉ करने की कोशिश की तो आप उस गलती के जिम्मेवार आप स्वयं रहोगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, इसके 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, कर देते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया था 4 और ये हो गया था मेरे पास 5। तो अब देखिए मैं इसे क्या लिखूंगा, अब मैं इसे नाम दूंगा 4.1 4.2 3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड दिस वन विल बी 5। वो आपके हो जाएगा
5। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है 4 और 5 से ले जाके बीच में हमें इस तरह से वैल्यू को ब्रेक करना है। तो देखिए मेरे पास ये वैल्यू ऐसा आ गई। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है 4.2। सबसे पहले मैंने 4 को सिलेक्ट किया, अब मैं किसको सिलेक्ट करूंगा 4.2 को। किसके सिलेक्ट करूंगा 4.2। ये रहा मेरे पास 4.2 और ये रहा मेरे पास 4.3। 4.2 के जस्ट आगे वाली वैल्यू तो मुझे वैसे भी सिलेक्ट करनी होती है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा, ये लीजिए सर कर लिया, और यहाँ पे किसको करूंगा 4.3 को एक्सपेंड करूंगा, ये लीजिए मैंने कर लिया। ये हो गया मेरे पास 4.3 और ये हो गया मेरे पास 4.2। 4.2 ये हो गया, 4.3 ये हो गया। इस लाइन को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, इस लाइन को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके 10 इक्वल पार्ट्स वापस करने हैं। हर बार 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं और वो भी स्केल की हेल्प से ही करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29। ठीक है, अब मेरे पास 4.2 आ गया। अब मेरे पास क्या है 4.26। एक एक डिजिट आगे चलिए, आप पहले 4 पे थे, फिर 4.2 आया, फिर 4.26 आया। अब देखिए क्या यहाँ पे 4.26 मिल रहा है, ये रहा सर, कहाँ जाएगा 4.26। तो इसके आगे वाली वैल्यू तो हमें वैसे ही सिलेक्ट करनी है। इसे अब आप वापस एक्सपेंड कर दीजिए। अब तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग अपने माइंड में अपने आप सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये ऐसे लाइन आ गई। अब आपको खुद को पता है, आपके माइंड में चल रहा होगा सर 10 इक्विवेलेंट पार्ट करने हैं, जिसके लिए हमें 9 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हो गया मेरे पास 4.26 और ये हो गया मेरे पास 4.27। 4.26 इधर हो गया, 4.27 उधर हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए वापस इसके 10 इक्विवेलेंट पार्ट करने यानी 9 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 and 4.269। ये हमने इसका ब्रेक कर दिया। अब बात करते हैं सर 4.26 के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए थी 4.263, और अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने झंडा गाड़ दिया है, हमारा आंसर आ गया है। ये रहा मेरा 4.263। दिस इज माई आंसर, हमें हमारा आंसर मिल गया है। दिस इज कॉल्ड एज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसके अलावा इसके अंदर कोई और, यही इसका टफेस्ट पार्ट है और यही इसका सिंपलेस्ट पार्ट है। बहुत सिंपल है, इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है हमारे पास। और ये क्वेश्चन आते ही एग्जाम में 3 मार्क्स और 4 मार्क्स तो ऐसे ही समझ लेना कि हमारे आ चुके हैं। ठीक है क्लास, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसके साथ हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली है। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज 1.5। ठीक है बेटा, देखिए एक्सरसाइज 1.5 में क्या आ रहा है। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर हमें डील करना है रेशनलाइजेशन के अंदर। किसके साथ डील करना है, रेशनलाइजेशन के साथ। तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिएगा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इर्रेशनल। आप पता करके बताइए क्या ये नंबर रेशनल है या फिर ये नंबर इर्रेशनल है। तो हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है, देखिए 2 माइनस रूट 5। मुझे रेड पेन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हो गया मेरे पास 2 माइनस रूट 5। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कह रहा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय रूट 7। ठीक है क्लास। फोर्थ पार्ट हमें कह रहा है
1 upon √2 and the fifth part is 2 पाई। मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज पूरा का पूरा लिख दिया है। अब इसमें पूछा गया है सिर्फ आप ये बता दीजिए जिसमें इसमें से रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। तो देखिए क्लास, सबसे पहले मैं कहता हूं आपके पास, इसको एक बार वापस लिख देते हैं, 2 माइनस √5। अब एक बार मुझे आप बताइए 2 क्या होता है? रेशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे हम p अपॉन फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 2/1। फिर उसके साथ आ रहा है -5, मतलब आपको पता है सर रूट के अंदर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर कोई वैल्यू होती है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कोई वैल्यू होती है तो वो इरेशनल होती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेशनल वैल्यू के अंदर से इरेशनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा, तो मेरे पास आंसर कैसा आएगा? रेशनल में अगर मैं इरेशनल ऐड कर रहा हूं या फिर रेशनल में से मैं इरेशनल को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर आएगा इरेशनल। तो ये मेरे क्या हो जाएगा? इरेशनल। पहला क्या हो जाएगा मेरे पास? इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ सॉल्व हो ही नहीं रहा है। आप 2 में से √5 को √5 की वैल्यू पुट करके सब्ट्रैक्ट करो तो ये बहुत लेंदी होता है, करते ही रह जाओगे। और √5 की वैल्यू तो वैसे भी नॉन टर्मिनेटिंग और क्या रहेगी? नॉन रिपीटिंग। तो आप कितनी लंबी वैल्यू लिखोगे और कितना लंबा सब्ट्रैक्शन करोगे, तो आपका सीधा आंसर बन जाएगा इरेशनल। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट के। सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है? 3 + √23 माइनस √23। अब देखिए बेटा, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट होती है, इसमें कोई नई बात आपको सीखने को मिली नहीं है। तो √23 और √23, एक वैल्यू थी प्लस की और एक वैल्यू थी माइनस की, कैंसिल हो गई और मेरे पास आंसर आया 3। और आप सभी को पता है 3 क्या होता है? 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूं, दैट इज रेशनल। ये भी हमारे पास क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट में देखिए बेटा, आप सभी को पता है 2/√7 आप सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड भी कर सकते हैं। यस सर, वी कैन कैंसिल आउट इट। आप √7 को √7 से कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा 2, और 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1, दैट इज रेशनल नंबर। आपने क्या लिख दिया इसको? रेशनल नंबर। अब आप मुझे बताइए फोर्थ पार्ट के लिए मुझे क्या करना है? 1/√2। 1 तो मेरा रेशनल नंबर है, 1 तो मेरा रेशनल नंबर, लेकिन √2 मेरे पास क्या है? √2 मेरे पास होता है इरेशनल नंबर। अगर मैं किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या रहेगा? इरेशनल नंबर। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, क्या मेरा इरेशनल नंबर है वो कहीं से कैंसिल आउट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं सर? वो आंसर हो गया मेरा इरेशनल। अगर कहीं से कैंसिल आउट हो रहा है तो वो खत्म हो जाएगा और मेरे पास आंसर रह जाएगा रेशनल। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में मेरे पास आता है 2 × पाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, सर पाई नंबर क्या होता है? पाई रेशनल होता है या फिर इरेशनल होता है? मैंने जब आपको नंबर सिस्टम अच्छे से शुरुआत में समझाया था तब मैंने आपको बोला था पाई मेरा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो आप किसी भी नंबर 2 रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आएगा? इरेशनल नंबर। मेरे पास क्या आ गया बेटा? इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, ओके। तो इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं आपको? अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा करा रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, बहुत सिंपल सा है बेटा, इसीलिए एक ही पेज पे सारे हो जाएंगे। सेकंड हमें क्या दे रखा है?
3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस रूट 3। ठीक है, थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये हमें दे रखा है थर्ड पार्ट। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है? फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 5 माइनस रूट 2, 5 प्लस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। ओके क्लास, मैंने आपके सामने चारों पार्ट एज इट इज लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, हम पहले एक एक पार्ट को आसानी से सॉल्व करेंगे और बाकी के पोर्शन अपना आप सॉल्व होते जाएंगे। इसमें हमें करना क्या है? सिंप्लीफाई करना है, मतलब जो हमें दे रखा है वह कर लीजिए। क्या दे रखा है देखिए। अब आपको पता है, मैं यहाँ पे एक दूसरा पेन लेके आपको समझाता हूँ। जब भी आपके पास ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, आप क्लास 9th में आ चुके हैं, आपको ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता है, अच्छे से आता है। देखिए इसमें करना क्या होता है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सेकंड टर्म को वापस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, और सेकंड टर्म को सेकंड ब्रैकेट के सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। ये आपके पास वैल्यूज आती है। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे, ये एरोज मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाए हैं, आपको एरोज बनाने की जरूरत नहीं होती। तो देखिए क्लास, यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सा मल्टीप्लाई। 3 को सबसे पहला एरो क्या है, 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 2 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 6। फिर मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया रूट 2 से, तो ये कितना हो गया मेरे पास? 3 रूट 2। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। ये मेरा पहले वाला टर्म तो मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं कर रहा हूँ सेकंड टर्म को, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैंने क्या लिखा? 2 रूट 3। देखिए बेटा, जो भी रूट वाली वैल्यू होती है उसे पीछे लिखते हैं, और जो सिंपल वैल्यू रहती है वो हम उसे आगे लिखते हैं। ठीक है, फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रूट 6 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। तो देखिए क्लास, रूट 3 इंटू रूट 2, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी लग जाती है, जब भी स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट से हो जाता है तो एक कॉमन स्क्वायर रूट लगने के बाद जो अंदर की वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा रूट 6। क्या हो गया? रूट 6। अब मुझे एक बात बताइए, इनमें से कोई भी लाइक टर्म्स है क्या? लाइक टर्म का मतलब है कोई ऐसी वैल्यू है जो एक दूसरे में ऐड हो सकती है। 6 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ऐड नहीं होगा। यहाँ पे रूट 2 चल रहा है, रूट 2 रूट 3 में ऐड नहीं होगा। रूट 2 रूट 3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन ऐड नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 5, हो जाएगी गलती, तो इसके मतलब है यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो दिस इज माई आंसर। ये मेरा आंसर हो गया। बस इतना सा है, 1 या 2 मार्क्स का आएगा और झट से आपको मार्क्स दे देगा। अब हम बात कर रहे हैं 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तो मैंने जो आपको अभी समझा है आप एज इट इज कर सकते हैं। पहला तो मैंने जो आपको अभी समझा है आप एज इट इज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे मैंने ये जगह इसीलिए पेंडिंग रखी थी। देखिए यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर ने यहाँ पे ऐसा क्यों किया। 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। तो सबसे पहले आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? 9। फिर आप करोगे 3 को माइनस रूट 3 से, तो मेरे पास आएगा 3 माइनस रूट 3। ठीक है, पहला टर्म मेरे मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं कर रहा हूँ रूट 3 इंटू 3, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 3 प्लस रूट 3। अब मैं कर रहा हूँ रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, तो मैंने क्या बताया था, एक कॉमन ब्रैकेट लग जाएगा आपके पास, माइनस व प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है माइनस, और 3 इंटू 3 ये हो गया मेरे पास 9। मैंने क्या बताया, जब भी आपका स्क्वायर रूट का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट के साथ होता है तो एक कॉमन स्क्वायर रूट आ जाता है और जो अंदर की वैल्यू होती है उनसे उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो देखिए क्लास, माइनस का रूट 3 प्लस का 3 रूट 3, माइनस का 3 रूट 3 प्लस का 3 रूट 3, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, ये हो गए कैंसिल। तो मेरे पास आया 9 माइनस रूट 9। रूट 9 की वैल्यू कितनी, जल्दी से बताइए? 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो मेरे पास आ गया 3। 9 में से 3 गए, मेरे पास वैल्यू आई 6। एक आंसर तो आपके ऐसे आ गया।
ठीक है, एक आंसर तो ऐसे आ गया। अब आप बोलोगे सर आपने एक और मेथड बताया था, वो कैसे? तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। अगर आपने क्लास 8th में ये आइडेंटिटी सीखी है तो आपको याद होगी, और अगर याद नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर का वेट कीजिए, उसके अंदर हमारी ये आइडेंटिटी आ जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मतलब अगर कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू में प्लस हो रही है और वही वैल्यू दूसरी वैल्यू में माइनस होकर उन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका सीधा फॉर्मूला या आइडेंटिटी लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस बी किसके बराबर है, √3 के बराबर। तो ये हो गया मेरे पास √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गए और आंसर आ गया 6, और आंसर आ गया 6। तो सेम फॉर्मेट में आपको पार्ट नंबर 4 मिल रहा है, यस और नो, a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी हमारे एज इट इज लग रही है, तो ये हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाने से इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताइए। √5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 5, क्योंकि स्क्वायर रूट और रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो ये मेरे पास रह गया 5, और √2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 2, और ये मेरे पास आंसर हो गया 3। ये हमारे पास आंसर आ गया 3। ठीक है, सो क्लास अब आप देखिए मेरे पास केवल मेरा जो बचा है थर्ड पार्ट बचा है। कौन सा पार्ट बचा है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप कैसे कर सकते हो, इसको भी करने के 2 तरीके हैं, इसको भी करने के 2 तरीके हैं, लेकिन मुझे जितना याद है, जितना मैं समझ सकता हूं, आपको ये आइडेंटिटी तो पता ही होगी। देखिए मैंने बाकी वाले पोर्शन को साइड कर दिया है ताकि मेरे को इसको स्पेस मिल सके। ये मैंने क्यों किया ऐसा, इधर देखिए, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर मुझे एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी या एक फॉर्मूला पढ़ा है, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब आपको क्या करना है, एज इट इज यहाँ पे मेरा a किसकी तरह बिहेव कर रहा है, a किसके बराबर है, √5 के बराबर, और b किसके बराबर है, √2 के बराबर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी के अंदर आप एज इट इज वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एज इट इज आप वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तब हमें क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करनी है, तो सबसे पहले हम वैल्यू प्लेस करते हैं। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, √5 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है मेरे पास 2, a की वैल्यू वापस मेरे पास है क्या है, √5, b की वैल्यू क्या है मेरे पास, √2, और b स्क्वायर यानी b की वैल्यू दैट इज √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास एज इट इज आ गई। अब क्या करें सर, अब आप जब सिर्फ इसको ओपन कर लीजिए। √5 का स्क्वायर कितना होता है क्लास, आपको पता है, स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास यहाँ पे रह गया 5, 2 √5 मल्टीप्लाई बाय √2, √5 मल्टीप्लाई बाय √2, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा मेरे पास, ये तो आ जाएगा √10, 5 × 2 आ गया मेरे पास 10, स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया था एक कॉमन स्क्वायर रूट लग जाएगा, और इसका आ गया मेरे पास 2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 2। देखिएगा क्लास, आप इसे गलती से भी √2 का स्क्वायर 4 मत लिख देना। रीज़न ये है, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है। अगर 2 का स्क्वायर होता मेरे पास, अगर मेरे पास होता 2 का स्क्वायर तो मैं 4 लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास है √2, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं और मेरे पास आंसर रह जाता है 2। क्या रह जाता है मेरे पास आंसर, 2। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया। अब आपके पास जो वैल्यूज ऐड हो सकती है दैट इज लाइक वैल्यूज है, 5 + 2 हो गया मेरे पास 7 प्लस √2 √10 मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है क्लास, तो इसके साथ मैंने मेरा क्वेश्चन नंबर
सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। किसके साथ आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक कॉन्ट्राडिक्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, हल्का सा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को थोड़ा डाउट होता है, तो उसे कुछ नहीं है, उस डाउट को क्लियर करना है। केवल एक कंसेप्ट भी नहीं है, बहुत समझने वाली भी बात है। इसके अंदर मुझे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी पोर्शन लिखूंगा वो केवल आपको समझाने के लिए है। देखिए, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी। मान लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है हमारे पास, सी, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। से डी, डायमीटर को कंसीडर कर लिया हमने डी, दैट पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ओके क्लास, अब मैं आपको जो समझा रहा हूं वो केवल एक्सप्लेनेशन है। मैंने एक सर्कल बनाया, ये मेरे पास उसका सेंटर है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस को हिंदी में कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास c इज इक्वल टू 2πr। अब देखिए क्लास, ये मेरी रेडियस हो गई। अगर मैं रेडियस को ऐसा एक्सटेंड करके डायमीटर बना दिया तो ये भी हो जाएगा r, तो मेरे पास डायमीटर हो जाएगा 2r। ठीक है, डायमीटर कितना हो गया मेरे पास? 2r। तो ये 2 और ये r मेरे पास कितना हो जाएगा? c इज इक्वल टू पाई डी। c इज इक्वल टू कितना हो गया? पाई डी। अगर मैं यहां से पाई की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास आ जाती है c अपॉन डी। मेरे पास c अपॉन डी, पाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? c अपॉन डी। आपको यही क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे रखा था, वो यही एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। अगर किसी के क्लियर नहीं है तो मैंने अच्छे से समझा दिया। ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, या फिर 2 हट जाएगा तो पाई डी हो जाएगा, और ये पाई की वैल्यू आ गई c अपॉन डी। अब ये क्या कह रहा है हमें? अब ये हमें कह रहा है दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज एन इर्रेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। चलिए ठीक है, मैं अब आपको ये कह रहा है कि देखिए सर, लेट सपोज मैं c की वैल्यू कोई ना कोई मेरे पास एक रेशनल नंबर होगी, जैसे 144 एग्जांपल ले लेते हैं। सर मान लीजिए इसका वैल्यू है, c की वैल्यू है मेरे पास 144, आप चाहे जो वैल्यू कंसीडर कर लीजिए। ठीक है सर, मैंने कंसीडर कर ली। फिर मैं d की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास उस 144 के रेस्पेक्ट में मेरे पास एक d की वैल्यू भी आ जाएगी। d भी मेरे पास रेशनल नंबर होगा, c भी मेरे पास रेशनल नंबर होगा। तो ये कह रहा है सर, तब तो पाई अगर ये भी रेशनल नंबर है और d भी रेशनल नंबर है, जैसा कि हम मेजर करके क्वेश्चन, जब हम आप मेंसुरेशन के अंदर जाएंगे, जब हम क्लास 9th के अंदर सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर डील करेंगे, क्लास 9th के अंदर भी सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर हम जब डील करेंगे, एरिया के अंदर डील करेंगे, तब आपको पता चलेगा काफ़ी बार आपके सर्कमफेरेंस और डायमीटर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब वही आपकी जो वैल्यू रहती है इंटीजर में आ जाएगी, प्लस माइनस, प्लस में ही आएगी, माइनस की वैल्यू हमारे एक्सेप्टेबल नहीं रहती एरिया के अंदर। तो वहाँ पे जब हमारे नेचुरल नंबर में वैल्यूज आएगी तो हम लोग देखेंगे कि सर पाई का रेशियो क्या आ रहा है? रेशनल वैल्यू अपॉन रेशनल वैल्यू, रेशनल नंबर अपॉन रेशनल नंबर। इसका मतलब मैंने पाई को किसके फॉर्म में लिख दिया? p अपॉन क्यू के फॉर्म में। अगर मैंने पाई को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, दोनों इंटीजर नंबर है, और z की जो डिनोमिनेटर की वैल्यू मेरे जी भी नहीं, 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब पाई तो मेरा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। यस और नो? आप खुद सोचिए, सिंपल सा अगर देखा जाए, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, मतलब सी और डी का रेशियो आ रहा है, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ रहा है मेरे पाई की वैल्यू, तो पाई तो मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। और सर आप तो शुरुआत से पढ़ाए जा रहे हो पाई इर्रेशनल नंबर है, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैंने पाई को इर्रेशनल वैल्यू कंसिडर किया था, तो यहाँ पे मेरा रेशियो तो मेरा पाई का रेशनल वैल्यू शो कर रहा है। तो सर यहाँ पे कुछ ना कुछ घपला है, और जो घपला है वो आप मुझे समझाइए। तो देखिए क्लास, ये बेसिक था, ये आपको समझ आ गया। अब मैं इसको ऊपर करके थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको लेट सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
4.2619325420185923 डॉट 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 डॉट, ये आगे चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। आपको इस नंबर को इस लेंथ की एक लाइन सेगमेंट को मैं मान लेता हूं, ये मेरी AB है, ये मेरे AB है। AB की लेंथ मैंने कितनी दे रखी है आपको, 4.2619325420185923 डॉट डॉट डॉट, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। अब मैंने आपको दे दी एक स्केल, मैं कहा आइए श्रीमान और इस लेंथ AB को मेजर कीजिए। किससे मेजर करना है आपको, स्केल से मेजर करना है। किससे, स्केल से। आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपका डिवाइस है, उससे आपको AB की लेंथ मेजर करनी है। तो जब आप यहाँ पे स्केल ला के मेजर करने की कोशिश करोगे तो आपके पास 4.2 और 4.3 आपके पास मेजरमेंट आएगा। अगर मैं सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ, यूनिट यहाँ लगाई तो यहाँ पे भी लग जाए। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंसुरेशन, ठीक है। तब मैं बात कर रहा था आपकी, आप जब स्केल से मेजर करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4.2 या 4.3। आप एक अच्छा स्केल लेके आ गए सर, जिसके अंदर मेरे थोड़ा एक्सपेंशन अच्छा हो रहा था, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4.26 और 4.27, हाँ या ना, या तो 4.26 या फिर 4.27 आ जाएगा। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है आपके पास, मुझे ये बताइए आप। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब हम मेज़र या फिर स्केल से या रूलर से जब हम इसको मेज़र करते हैं तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। द वर्ड इज अप्रॉक्सीमेट। समझ आया? अप्रॉक्सीमेट वर्ड पे मैंने ज़्यादा थोड़ा जोर दिया है क्योंकि हमारे पास जो भी लेंथ होती है, वॉट एवर द लेंथ, लिसन टू मी प्रॉपरली, whatever the length of the circumference and the diameter measured by any of the instrument is approximate value। वो हमारे पास क्या होती है बेटा, approximate value होती है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या रह जाएगा, there is a no contradiction, listen to me, there is no contradiction। Remember that when you measure a length with the help of a scale or any instrument, you get only approximate value। आपके पास क्या आती है, केवल approximate value आती है। आप नहीं कह सकते कि ये मेरी exact value है। तो वो approximate value से आप पता नहीं लगा सकते कि वो rational value है। तो वो आपके पास एक approximate rational value आती है। So you may not realize that either C or D is rational or irrational। वो होते irrational है, लेकिन जब आप अपनी रूलर से उसको मेजर करते हो तो आप अप्रॉक्सीमेट 4.2 लिख देते हो या फिर 4 लिख देते हो। अगर मैं एक आपको वैल्यू देता हूं 4.000123, तो जब आप इसको रूलर से मेजर करोगे तो आपके पास ये एग्जैक्ट 4.0 सेंटीमीटर आएगी, लेकिन ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आपको पता ही नहीं चलता कि सर मेरा सर्कमफेरेंस क्या था, मेरा सर्कमफेरेंस था इरेशनल वैल्यू, लेकिन मैंने उसे क्या कंसीडर कर ली, रेशनल वैल्यू। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। आपका जागृति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमेशा आपका इसी तरह अभिनंदन रहेगा। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इट्स टाइम टू से गुड बाय। टेक केयर। थैंक यू बेटा।